ये जो जंग है इस वक्त, इसमें आप देखें कि यूक्रेन के बॉर्डर्स और आगे पीछे, और ये गज़ा का मामला कहाँ जाके ख़त्म होगा हम नहीं जानते। क्या ये मामला आगे जाएगा, किस रुख पे जाएगा? यूरोप के अंदर एक बेचैनी है। लेबनान और इसराइल के दरमियान जो जंगबंदी का माहिदा है वो अमलन नहीं है। वो 24 घंटे के अंदर ही वो जो माहिदा साइन हुआ था, या तय हुआ था, जो भी था, उसका ऐलान हुआ था, 24 घंटों के अंदर अंदर वो इसराइल ने हिजबुल्लाह के लेबनान में मुख्तलिफ जगहों पे हमले किए हैं। और हिजबुल्लाह का कहना ये है कि इन्होंने किए, इसराइल तो दोनों की तरफ से भरपूर जो है वो, मतलब जंगबंदी का वो एक बड़ा फ्रेजाइल सा पहले ही था माहिदा, लेकिन वो अमलन अब टूट चुका है। मेरे ख्याल से आगे आने वाले दिनों में मज़ीद टूट जाएगा। और वो इसलिए अपनी जगह नहीं टिक पाएगा क्योंकि असल जो मामला है वो ये है कि गज़ा का मामला, अमेरिकन्स का और कई वेस्टर्न कंट्रीज़ का ये ख्याल है कि इस वक्त चूँकि याह्या सिनवार भी नहीं है और वहाँ पर हमास की क़यादत भी नहीं है, और अरब ममालिक जो हैं वो भी एग्जॉस्ट हो चुके हैं, कोशिशें कर करके कि किसी तरह ये सीज़ फायर हो जाए। और जो है उधर हिजबुल्लाह सबसे बड़ी मजबूत, जिसने सैयद हसन नसरुल्लाह, सबसे बड़े अलाइद तो वही थे ना जो साथ खड़े हुए थे गज़ा के साथ और हमास के साथ, तो उन वहाँ इतना नुकसान हुआ है और इतनी शहादतें हुई हैं कि वो उसके नतीजे में अब बड़ा आसान होगा कि जो भी शराइत हैं वो हमास पे आयद कर दी जाएँ और एक मुआहदा यहाँ पर करके और जैसे तैसे करके मामला। लेकिन ये मामला इस तरह हल नहीं होने जा रहा, ये मैं आपको बताऊँ, इस तरह हल नहीं होगा। ये उसकी वजह ये है कि इनकी जो जो इजरायली डिफेंस है या इंटेलिजेंस है, उनकी कैलकुलेशन है कि 2500 2450 या 2460 जो हैं वो फाइटर्स या जो रहनुमा या जो उनके हिजबुल्लाह के, वो अपनी जानों से गए। उनकी जो तादाद है वो है, अगर वेस्टर्न एजेंसीज की रिपोर्ट्स को देखा जाए तो इनका ख्याल ये है कि वहाँ पर 50 से 60 हज़ार लोग हैं, और 60 हज़ार हिजबुल्लाह के लोगों में से 2500 जो है वो अपनी जानों से गए हैं। लेकिन अगर आप पता करें कि ये असल में कितने हो सकते हैं जो वहाँ पे गए हैं और जिन लोगों ने भी वहाँ जाके देखा है, खुद हिजबुल्लाह को अंदर से समझते हैं थोड़ा बहुत, ये तादाद कम से कम 1 लाख से तो कम नहीं है, 1 लाख और 1.5 लाख के दरमियान है। तो इस कंडीशन में आप ये कंडीशन रखें कि हिजबुल्लाह अपने हथियार छोड़ देगी और वो इसराइल उन पर बॉम्बिंग करता रहेगा, और फिर वो छोड़ देंगे और कहेंगे अच्छा जी आप आ जाएं और तशरीफ़ लाएं और ये आगे जाके आप ग्रेटर इसराइल बनाते हैं, बड़ा खूबसूरत सा, और ये सारा नहीं, ऐसा नहीं है। तो ये जो है ना, ये माहिदा थोड़े ही देर में, आज उधर से भी गोलाबारी हुई, उधर से भी गोलाबारी हुई है, और बाइडेन इंतज़ामिया अब वो कहते हैं ना टू लेट, वो कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से हमास की क़यादत, लेकिन वो नेतन्याहू नहीं कर पाएंगे क्योंकि याह्या सिनवार जो है, ये देखें, लीडरशिप जब चली जाती है ना, लीडरशिप ख़त्म हो तो फिर वो एक नई शक्ल में चीज़ सामने आती है। अब याह्या सिनवार जो है जाने से पहले कह के चले गए, लिख के दे गए कि मेरे बाद अगर ये होता है तो ऐसे करना है, ये होता है तो ऐसे करना है, ये फ़लस्तीनी कैदी छुड़वाने हैं, ये करना है, होगा। जो भी नई क़यादत आएगी तो उसके लिए बहुत मुश्किल होगा कि वो याह्या सिनवार ने जो मरने से पहले लिखा, शहीद होने से पहले, तो उससे हट के कोई फैसला करें। तो एमॉस हुस्टन भी मौजूद हैं और जैक सुलिवन भी उम्मीद कर रहे हैं और सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन नेतन्याहू इंतज़ार कर रहे हैं मौसूफ कि 20 तारीख को ट्रंप आ जाए। अच्छा, ये एक बड़ी अजीब सी बात है कि सारे के सारे इंतज़ार कर रहे हैं कि ट्रंप आ जाए, ट्रंप के आने के बाद ये मामला ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा, लेकिन ये इंतहाई अनप्रेडिक्टेबल सूरत हाल है। ये ट्रंप कुछ भी कर सकता है। ट्रंप जो है वो कुछ भी
और आसपास जो लोग मौजूद हैं वो भी मैंने पहले भी कहा था ना कि वो किस तरह जेलिन होते हैं, किस तरह टीम बनती है, किस तरह से मामलात होते हैं। मतलब मैक्सिको मिसाल के तौर मैक्सिको के ऊपर टैरिफ डालें तो मैक्सिको चाइना के और करीब आ गया है। मैक्सिको ने चाइना से कॉन्टैक्ट किया है कि भाई आपकी कंपनीज यहाँ पर आके आप इन्वेस्टमेंट करें, और ये और वो सारा मैक्सिको देखें। ये उस दिन में मैंने बात की थी, लैटिन अमेरिका जो है ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे चाइना के साथ कुछ मुल्क ऐसे हैं जो अमेरिका के अलाई हैं भी, नहीं भी हैं, आगे जाके सऊदी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, फिलिपीन का रहना बड़ा इंपॉर्टेंट है, इन मुल्कों का रहना बड़ा इंपॉर्टेंट है अमेरिका के साथ। क्योंकि ये अगर लार्जर पिक्चर में चाइना विज़ावी अमेरिका है तो फिर साउथ चाइना सी उसका एक बहुत बड़ा पैसिफिक में ही होना है ना फिर सारा। लेकिन ये कि वो उधर उनके साथ जाके लैटिन अमेरिका में चाइना बैठा हुआ है। एनीवे, तो एक तो ये है कि मशरिक़ वस्ता में ये मामला नहीं आगे बढ़ता मुझे नज़र नहीं आ रहा, और शायद ये जंग मज़ीद ख़राब हो जाए, मज़ीद दोबारा ये एक बड़ी जंग की शक्ल अख्तियार कर ले इस फ्रंट पे। अच्छा, दूसरा जो मामला है वो ये है कि बशारुल असद, उनके ख़िलाफ़ दोबारा जो है वो मुख्तलिफ ग्रुप्स ने जो है वो हमले शुरू कर दिए हैं, और काफ़ी बड़ी तादाद में दोबारा शाम के अंदर जो है वो बदअमनी शुरू हो गई है। शाम जो है वो काफ़ी सालों से शाम, ये अरब, जब से अरब स्प्रिंग और ये सारा फसाद शुरू हुआ था तो शाम के अंदर खाना जंगी शुरू हो गई थी, फिर ग्रुप्स बन गए थे, फिर मुख्तलिफ दाएँ बाएँ, कोई किसी इस्लामी मुल्क सपोर्ट किसी को कर रहा था, क्या कर रहा था। अब वो जो है वो बशारुल असद के ख़िलाफ़ जो है वो हलब के इलाके में जो है वो दोबारा आज काफ़ी बड़े इलाके पे कब्ज़ा भी हुआ है और कैजुअल्टी शुरू हो गई हैं। तो शाम के अंदर भी एक तरह से खाना जंगी शुरू हो गई है। अच्छा, वो जो मुख्तलिफ़ क़ुव्वतें हैं, ये वो क़ुव्वतें हैं जिनको माजी में तो मुख्तलिफ़ ममालिक सपोर्ट करते रहे, अब नहीं कर रहे, लेकिन उसके बावजूद वो इतना उनके पास इख्तियार हैं कि वो बशारुल असद के ख़िलाफ़ खड़े हो गए हैं। तो दूसरा मुल्क जो डिस्टेबलाइज हुआ है फौरी तौर पे लेबनान के बाद, वो सीरिया दोबारा डिस्टेबलाइज हो रहा है। अच्छा, ये पूरी कोशिश है इसमें टर्की की, क्योंकि ये सीरिया से ही PKK ऑपरेट करती रही है ना, तो पूरी टर्की की पूरी कोशिश है कि वो इसमें, क्योंकि वो इसमें नहीं है, वो तो बात बड़ी अच्छी, इनकी बड़ी अच्छी बात हो रही थी ना, रशिया और ये टर्की और ये सब कुछ, ये मिडिल ईस्ट में तो सब मुल्क आ गए थे सीरिया में एक दौर में। लेकिन वो जो ग्रुप्स हैं वो इतने पावरफुल हो गए हैं कि वो खुद ऑटो पे उन्होंने जो है बशारुल असद की सीरिया को डिस्टेबलाइज करना शुरू कर दिया। और एक तासुर यहाँ पर ये उभर रहा है कि क्या वो जो ग्रुप्स हैं, मिलिटेंट ग्रुप्स, जो भी ग्रुप्स हैं जो बशारुल असद को डिस्टेबलाइज कर रहे हैं, क्या उनका ताल्लुक है इसराइल से? ठीक है, क्योंकि ये ज़हन में रखें कि यहाँ से इसराइल से सबसे ज़्यादा सपोर्ट हो रही, यहाँ से सीरिया से सपोर्ट हो रही थी हिजबुल्लाह को, और यहाँ पे रशिया मौजूद था। तो ये अब डिस्टेबलाइज हो रहा है सीरिया। दूसरी बात ये है बड़ी इंपॉर्टेंट। तीसरी जो बात है वो ये है कि जो CSTO का जो इजलास, जो मैंने कल भी जिक्र किया था कि पुतिन जो है वो आस्ताना पहुँचे हैं, काज़ाकिस्तान पहुँचे हैं। काज़ाकिस्तान बहुत बड़ा, दुनिया का 9वां बड़ा मुल्क है रकबे के लिहाज से काज़ाकिस्तान। और ये काज़ाकिस्तान और ये सारे मुल्क जो हैं ये बड़े तारीख़ में बड़ी इनकी अहमियत है। यहाँ से वो सारे मंगोल और चंगेज़ ख़ान और यहाँ पे टर्की कबाइल्स और ये सारे, तो बहरहाल वहाँ पे आस्ताना में जो है वो CSTO का जो इजलास हुआ है, तो CSTO के उस इजलास में जो प्रेसिडेंट पुतिन ने जो अपनी गुफ्तगू की है, तो उस गुफ्तगू में उन्होंने कहा है कि जो मुख्तलिफ टारगेट्स हैं उनको हम हिट करेंगे आने वाले दिनों में, और उनका जो नया मिसाइल है ओरिशनिक, वो कह रहे ओरिशनिक जो है वो जो इंटरकॉन्टिनेंटल नहीं बल्कि इंटरमीडिएट रेंज जो मिसाइल है, तो वो जो जदीद मिसाइल है, और जो अभी जब अमेरिका ने और बरतानिया ने अपने मिसाइल इस्तेमाल किए हैं तो जवाब में इन्होंने हिट किया है प्रेसिडेंट पुतिन। वो कह रहे हैं कि अगर ज़्यादा एक ही वक्त में हिट हों तो वो तकरीबन न्यूक्लियर है, वो उतने ही तबाही करते हैं जितनी न्यूक्लियर तबाही करता है, और इसमें हाइपरसोनिक भी है। और फिर उसके बाद इसकी जो ये जो नया मिसाइल है
इसको ऑपरेट करने का भी पूरा एक ख़ास कि जी ये अच्छा, ये जो लफ्ज़ है ना ऑरिशनिक, इसका मतलब है वो हेज़लनट ट्री, दरख्त हेज़लनट जो फल या मेवा जो होता है हेज़लनट के जो दरख्त के ऊपर जो फल लगे, उसकी वजह ये है कि ये जब जाता है ऊपर, तो ऊपर जाने के बाद इसकी जो फ़िज़ा में जाने के बाद इसका ऑपरेटिव तरीका इसका बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये बिल्कुल इसकी जो बस है MIRW, अगर हम दिखा सकें, इसकी जो बस है मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल। अब ये जो इसकी MIRV बस है, ये इस तरह से ये घूमती है। ये बड़ा इन्होंने बड़ी अजीब टेक्नोलॉजी है ये घूमती है हवा में जाके। इसमें 6 वॉरहेड्स हैं, घूमते हैं और इस तरह से घूमते हैं कि टारगेट्स को अलग अलग हिट करते हैं। यानी ये 6 टारगेट्स को इसकी जो बस वो घूमी है, यानी उसने पहले उसका एक हिस्सा अलग हो गया मिसाइल उसका सिस्टम का, फिर दूसरा हिस्सा फजा में अलग हुआ, फिर ये जब गिरे हैं तो इस तरह से गिरे हैं कि 6 टारगेट्स को एक ही वक्त में उन्होंने वो ऐसे उसने वो घूमी है, उनकी जो उसका जो एक सिस्टम है पूरा वो घूमा है। ये जो सिस्टम है इसका MIRV बस, ये घूम रही है। अब देखें घूमते घूमते ये मुख्तलिफ जगहों पे गिराती जा रही है। यानी इसने हिट की, इसने अगर इसमें आप 6 वॉरहेड लॉक कर दें या इसमें 8 कर दें, जो भी कैपेसिटी है, तो वो एक ख़ास अंदाज में घूमते हुए वो एक जगह पे एक ही मिसाइल जो है वो वॉरहेड गिराता चला जाएगा, जैसे दरख्त से फल गिरते हैं। यानी ये एक साथ एक जगह फायर नहीं होने को भी सकते हैं, लेकिन ये घूमेगी। ये MIRV बस का इसका नाम है। ये घूमेगी और फिर घूमते घूमते इसमें से जितने मिसाइल निकलेंगे वो अलग अलग टारगेट पे जहां लॉक होंगे एक ही मिसाइल से वो हिट करेंगे। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग एक वेपन है जो रशिया ने यूज़ किया है। और रशिया इसको उन्होंने कहा है कि भाई ये जो है ना, ये अगर एक ही मिसाइल से बहुत सारी जगह हिट हों, देख कमाल की बात है। अच्छा, वो कह रहे हैं, अमेरिकन कह रहे हैं कि भाई ये जो हमारे पास जो सिस्टम्स हैं वो एरो 3 भी इसको रोक सकता है, लेकिन एक परेशानी की बात है कि भाई ये क्या चीज़ इन्होंने इस्तेमाल की है। ये तो बिल्कुल जैसे एक होता ना, एक मिसाइल से स्प्रे कर दिया आपने, मतलब कई उसमें से हिट हो गए इलाके, और वो लॉक हैं कई, वो एक उधर है, एक बहुत दूर है, किधर है, वो ऊपर जब स्पेस में जाके री एंटर हो रही है तो वो घूमती जा रही है पूरी, बस घूमते घूमते उसने 6-7 एक ही वक्त में फायर की, और फिर वो उसके बाद जो है वो अच्छा। तो अब ये है कि वो अब पता चला इधर भी अलर्ट हो रहा है, उधर भी अलर्ट हो रहा है, इधर भी है, किधर जाएगा वो, देखे ना वो ड्राइवर, वो एक इधर गया एक उधर गया, एनीवे। तो ये जो है ये प्यूटिन ने आज बात की है, प्रेसिडेंट प्यूटिन ने CSTO के इजलास में, कि ये इसको तकरीबन न्यूक्लियर समझा जाए, और ये कि हम जो हैं वो अगर मैं ताश को कोट करूं तो उन्होंने एग्जैक्टली कहा है कि रशिया आर नॉट गोइंग टू लीव स्ट्राइक्स डीप इनसाइड कंट्री अनआंसर्ड। ठीक है, इसको अनआंसर्ड हम इसका भरपूर जवाब देंगे। और दूसरी बात, जो जनरल फ्रॉस्ट की आमद है, ये बात हम पहले भी कह चुके हैं कि टेम्परेचर जब गिरता है तो CNN का कहना ये है, फोर्थ CNN को कोट कर देते हैं कि 500,000 होम्स जो हैं वहाँ पे भरपूर स्ट्राइक्स हुई हैं पिछले 24 घंटों में, तो एनर्जी फैसिलिटीज़ उड़ गई हैं। ठीक है, अच्छा ये CNN कह रहा है, लेकिन जो दूसरी जगह जो है वो बात ही हो रही है कि जो है वो इससे कहीं ज़्यादा इलाका जो है वो ठंडा भी हो गया है, तारीख भी हो गया है। यूक्रेन नज़रों में है, यूक्रेन से रिपोर्टिंग हो रही है, यूक्रेन लोग जा रहे हैं और आ रहे हैं और दुनिया देख रही है। गज़ा में क्या हुआ है और क्या हो रहा है इस वक्त, अब दुनिया की तवज्जो गज़ा से हट गई है और वहाँ पर कत्लेआम हो रहा है। क्या बना, पोलियो फैल गया था, बीमारियाँ फैल गई थी, बच्चों पे बॉम्बिंग हो रही थी, क्या हुआ था, वो बिल्कुल आप समझें कि एक अंधेरे में, एक बिल्कुल अंधेरे में चला गया है। जैसे कहते हैं ग्रहण सा लगा हुआ है। तो गज़ा में क्या हो रहा है इस वक्त किसी को नहीं पता। पहले बच्चों की कोई तस्वीरें थी, कोई मीडिया था, कोई
ये पुरानी तस्वीरें हम सारी दिखा रहे हैं, ये सब कोई नई तस्वीर नहीं, ये सब पुरानी तस्वीर है। ना यूनाइटेड नेशंस वहाँ पे है, ना कोई फ़ौज वहाँ है, ना कोई डॉक्टर्स वहाँ पे है, ना कोई मीडिया वहाँ पे, तो वहाँ क्या हो रहा है इसका कोई नहीं जानता।